रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हमने अर्थशास्त्र में कुछ शब्दावलियाँ ली हुई हैं जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं और जनरली हम इनको पढ़ते रहते हैं, लेकिन कई बार इनका अर्थ ना पता होने के कारण हमें पूरे वाक्य का ही अर्थ समझ में नहीं आता। तो उन्हीं कुछ शब्दावलियों के बारे में यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला जो हमारा शब्द है वो है मनी और करेंसी। हालांकि हम लोग मनी और करेंसी को एक ही मान लेते हैं कि मनी और करेंसी एक ही हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है जो पता होना ज़रूरी है। बात करें अगर हम मनी की, तो जो मनी होती है इसकी इंटरनल वैल्यू होती है। जैसे एग्जांपल के लिए सोना और चांदी। इंटरनल वैल्यू मतलब आप भारत में हैं तो भी सोना चांदी का वही रेट रहेगा या फिर उसकी वही वैल्यू रहेगी। आप दूसरे देश में चले जाएं, दूसरे शहर में चले जाइए, दूसरे गांव में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, सोने की जो वैल्यू है वो कम नहीं होने वाली है। और एकदम इसी तरीके से चांदी की भी वैल्यू कम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर हम करेंसी की बात करें तो जो करेंसी होती है इसकी एक्सटर्नल वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के लिए नोट, इसका एक्सटर्नल वैल्यू मतलब उसके बाहर से जो उसका रंग रूप आकार, उसमें जो लिखावट है, जो भी सिंबल बने हुए हैं, उन सब की इसमें वैल्यू होती है, क्योंकि वो किसी भी देश की आरबीआई जारी करती है ना। तो जो मनी होती है उसकी इंटरनल वैल्यू होती है और जो करेंसी होती है उसकी एक्सटर्नल वैल्यू होती है। ठीक, अब आगे देखते हैं टेरिफ। टेरिफ क्या होता है? विदेशी सामानों पर टैक्स लगाना टेरिफ कहलाता है। विदेशी सामानों के साथ साथ उसकी जो सेवाएं होती हैं उस पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। ठीक है, कि अगर बाहर से कोई सामान हमारे देश में आ रहा है, कोई सेवा हमारे देश में आ रही है, तो उन सब पे हम टैक्स लगा सकते हैं। ठीक, फिर अगला है सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है? भारतीय सामानों को सस्ता करने के लिए गवर्नमेंट या तो टैक्स कम कर देती है या फिर उस चीज़ का कुछ रेट कम कर देती है, जिसको सब्सिडी बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे है डंपिंग। किसी भी चीज़ को अधिक मात्रा में बाजार में उतार देना डंपिंग कहलाता है, और डंपिंग थोड़ा गैर कानूनी भी है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में डंप किया गया तो उस चीज़ की वैल्यू घट जाती है। ठीक है, फिर अगला है आईपीआर, जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। ये क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई आविष्कार किया है, कोई खोज की है या फिर किसी चीज़ की रचना की है, तो ये उसको अधिकार प्रदान करता है कि वो अपनी खोज से, अपने आविष्कार से प्रतिष्ठा और व्यावसायिक लाभ कमा सके। कहने का क्या मतलब है कि अपनी खोजी हुई चीज़ से वो पैसे कमा सके और उसका नाम हो। इसीलिए उसको ये अधिकार दिया जाता है कि उसने जो भी चीज़ खोज की है उसको गुप्त रखा जाए। ठीक, बहुत ज़्यादा ना दिखाया जाए कि देखिए हमने ये, मतलब दिखाया तो जाएगा कि इन्होंने इस चीज़ की खोज की है, लेकिन उसको कोई और कॉपी नहीं कर पाएगा। ठीक, फिर अगला है पेटेंट। ये क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी चीज़ का आविष्कार किया है तो ये उसको 20 सालों तक ये अधिकार देता है कि वो अपने आविष्कार का उपयोग अपने लिए कर सके, अपने धन कमाने के लिए कर सके। ठीक है, अगर इसका हम एग्जाम्पल दें तो जब 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की तो उन्होंने इसका पेटेंट लिया कि टेलीफोन की खोज हमने किया हुआ है। 1878 में जब थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज की तो उन्होंने भी इसका जो पेटेंट है अपने पास रखा कि हाँ हमने इसकी खोज की। और किसी चीज़ का अगर किसी ने आविष्कार किया हुआ है तो पेटेंट करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने पेटेंट करा लिया है तो 20 सालों तक उसके खोज से जो भी पैसे कमाए जाएंगे उस पर उसका अधिकार होगा। लेकिन मान लो अगर किसी ने पेटेंट नहीं करवाया हुआ है और उसकी खोज से पैसे कमा रहे हैं तो कोई भी उसका पैसा ले जा सकता है ना। लेकिन मेन बात क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी चीज़ की खोज की है, किसी चीज़ की रचना की है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसके पीछे उस व्यक्ति की मेहनत लगी होती है, बुद्धि लगी होती है, समय लगा होता है, पैसा लगा होता है। इसीलिए किसी भी चीज़ का पेटेंट करवाना ज़रूरी होता है। अब अगला क्या है? जेनेरिक दवाएं। ये क्या होती हैं? ओरिजिनल दवा को कॉपी करके जो भी दवाइयाँ बनती हैं उसको जेनेरिक दवाएं बोलते हैं। कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी कंपनी ने किसी दवाई की खोज की तो दवाई का एक नियम होता है कि उसके पीछे आपको लिखना होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई है। तो अब जो पढ़े लिखे ठीक ठाक लोग हैं उन कंपाउंड्स को देख के उसी तरीके की एक नई दवा भी बना सकते हैं जो उसी बीमारी के काम आएगी जिसके लिए वो दवा बनाई गई थी। लेकिन क्या होगा कि इस तरीके से ओरिजिनल की डुप्लीकेट दवा आ जाएगी, काम वही रहेगा, लेकिन भाई जिसने खोज की हुई है उसको तो तकलीफ होगी कि भाई हमने इतनी मेहनत की, बताओ सब खराब हो गया। इसीलिए जो जेनेरिक दवाएं हैं
इसको बनाने के लिए प्रतिबंध है। लेकिन भारत ने 2005 तक मतलब इसका सदस्य नहीं, मतलब सदस्य तो बन गया था, लेकिन उन्हें जेनरिक दवाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत ने बनाई हुई है। इसीलिए विदेशों में सबसे ज़्यादा जो दवा सप्लाई करता है वो भारत है, क्योंकि इसने जेनरिक दवाएं बहुत सारी बनाई हुई हैं और मानवता के लिए ही बनाई हुई है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जेनरिक दवाई अगर बनाए हुए हैं तो अपने पैसे कमाने के लिए बनाई हुई है, ऐसा नहीं है। भारत ने जो भी जेनरिक दवाई बनाई हुई है वो मानवता के लिए बनाई हुई है। वो गरीब देश जो पैसे देकर नहीं खरीद पा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए भी ये सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो जेनरिक दवाएं ओरिजिनल दवा को कॉपी करके जो भी दवा बनाई जाए। फिर अगला है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? जिस तरीके से पेटेंट 20 सालों के लिए होता है, उसी तरीके से जो कॉपीराइट होता है वो 50 सालों के लिए भी होता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने किसी पुस्तक की रचना की तो उसके लिए भी वो कॉपीराइट होता है कि आपकी जो पुस्तक है ये आपके नाम से ही चलेगी, 50 सालों तक इसकी कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा। ठीक। फिर अगला है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ये लाइफ टाइम के लिए होता है। पेटेंट 20 सालों के लिए, कॉपीराइट 50 सालों के लिए, लेकिन जो ट्रेडमार्क है ये हमेशा के लिए होता है। इसका उदाहरण है जैसे गाड़ियों का लोगो। अगर किसी गाड़ी का कोई लोगो है तो उसी लोगो की कोई और कंपनी वो लोगो लगाकर नई गाड़ी नहीं निकाल सकती। ठीक, तो ये जीवन भर के लिए होता है। और अगर आईपीआर की जो अभी हमने बात की इसके बारे में बात करें तो भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर जो है वो इसका देखभाल रखता है कि भारत में अगर किसी चीज़ की खोज हुई है तो उसको सुरक्षित रखा जाए। और अगर वर्ल्ड में बात करें तो जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो इसकी पूरी व्यवस्था को देखता है। उसके अलावा दो और शब्दावलियां हैं, पहला है साफ्टा, दूसरा है नाफ्टा। साफ्टा क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी साउथ एशिया के जो भी नेशंस हैं वो आपस में फ्री ट्रेड कर लेंगे। और नाफ्टा क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत जो नॉर्थ अमेरिका के देश हैं, कनाडा, USA और मेक्सिको, ये आपस में फ्री ट्रेड करते हैं। फ्री ट्रेड क्या होता है? मान लीजिए कनाडा का कोई सामान है वो USA भेजना चाहता है, तो अभी हमने देखा ना कि टैरिफ लगता है, विदेशी सामानों पर टैरिफ लगता है। टैरिफ एक तरीके का टैक्स ही है। तो अगर कनाडा किसी अपने सामान को USA में भेजेगा तो उस पर टैरिफ लगेगा, यानी टैक्स लगेगा। लेकिन जिन लोगों ने साफ्टा मतलब फ्री ट्रेड किया होता है उनके बीच टैरिफ नहीं लगता है। ठीक, तो अगर जहाँ पे टैरिफ ना लगे वहाँ पे फ्री ट्रेड कहलाया जाएगा। और इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जो देश बहुत ज़्यादा मात्रा में सप्लाई कर रहा है उसके लिए तो फ़ायदा है, लेकिन जिस देश में बहुत ज़्यादा सामान आयात हो रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, उसके लिए ये थोड़ी गड़बड़ी वाली बात होती है, उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ शब्दावलियाँ जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो बताइएगा, फिर और भी शब्दावलियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।